Hello everyone. I, Amandeep Singh, Faculty of English, once again welcome you all at the online study platform of Examify. हम लोग CGL प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज गला थोड़ा सा खराब है, ठीक है, गला थोड़ा सा अचानक बैठ गया, ध्यान से समझना है। मुर्गा का तरह आवाज़ निकल रहा है मेरे गले से। 2024 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम लोग का 10 सितंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था सिर्फ 3 में, उसका क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और टोटल हमारा ये 6 नंबर वाला सेट है, ठीक है। पीछे 5 सेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी एनालिसिस आपको जरूर से देखना। सो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया, हम लोग जल्दी से देखते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, ठीक है। हम लोग को बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस का। वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत बार आता रहता है। इनक्लोज्ड स्पेसेस, जिसको बंद स्पेसेस या छोटे कमरे में रख देंगे तो ये डर जाएगा, ऐसा जो फियर होता है, ऐसा जो फियर होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है। अगर आपसे एगोराफोबिया पूछ दे तो इसका मतलब होता है कि खुली जगह से आपको डर लगता है, ओपन स्पेस से आपको डर लगता है ना। इसका मतलब होता है कि आपको ओपन स्पेसेस से डर लगता है। गला बहुत ज्यादा खराब है समझने का कोशिश करना है, ठीक है भाई ओपन स्पेसेस से आपको डर लगता है। ऑप्टोफोबिया जो है, देखिए ऑप्टो वर्ड ऑप्टिकल से कनेक्टेड है, ऑप्टिकल आईज से कनेक्टेड होता है, मतलब इसको आईज ओपन करने से डर लगता है। आईज ओपन करने से डर लगता है ना, इसको आईज ओपन करने से डर लगता है, ठीक है। आईज बहुत ज्यादा ओपन करने से इसको डर लगता है। और फोटोफोबिया कब होता है? फोटोफोबिया तब होता है जब हम लोग को लाइट से डर लगता है, जब हम लोग को लाइट से डर लगता है, क्योंकि फोटो वर्ड कहीं ना कहीं लाइट से कनेक्टेड है, तो लाइट का फियर, ठीक है। फोटोफोबिया लाइट का, ऑप्टोफोबिया ओपन आइज का, एगोराफोबिया ओपन स्पेसेस का और क्लास्ट्रोफोबिया क्लोज्ड स्पेसेस का डर, ठीक है। ये चारों ही वर्ड्स आपको ध्यान रखना। आंसर निकला ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भाई सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। हिस्टोरियंस, पैसिव वॉइस बताना है। हिस्टोरियंस टेल अस हाउ दिस कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 3। हिस्टोरियंस टेल अस, टेल सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव जो होता है V1 V5 होता है, इसका जो पैसिव बनेगा वो इज MR के साथ V3 बनता है ना। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई एक्टिव पैसिव को कैसे टैकल किया करो, एक्टिव पैसिव को हमेशा उसके वर्ब फॉर्म से टैकल किया करो। वर्ब फॉर्म से टैकल करोगे, एक तो क्वेश्चन भी जल्दी बनता है और कभी भी गलत नहीं होता है, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होता है। समझिएगा बात तो ध्यान से। क्या हो गया भाई हाँ जी, ठीक है। तो बताइए ये मेरा जो वर्ब फॉर्म है टेल, ये इज MR प्लस टोल्ड में चेंज होना चाहिए। अब इज MR टोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इज MR टोल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इज MR टोल्ड यहाँ लिखा हुआ है। ये वाला जो ऑप्शन है वी हैव बीन टोल्ड, ये गलत हो गया, ये तो परफेक्ट में जाके घुस गया। ये तो परफेक्ट का पैसिव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इनको अगर तीनों को कंपेयर करें तो वी आर टोल्ड बाय द हिस्टोरियंस, वी आर टोल्ड बाय द हिस्टोरियंस, वी आर टोल्ड बाय द हिस्टोरियंस, यहाँ तक तो सेम ही। हाउ दिस कंट्री, हाउ दिस कंट्री, हाउ दिस कंट्री, ये भी तो सेम ही है सर, सब तो सेम ही, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हैज बीन डिवाइडेड, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइडेड सीधा, और यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज डिवाइडेड। सवाल ये है कि यहाँ पर हमारे सामने वॉज डिवाइडेड लिखा हुआ था जो ऑलरेडी पैसिव था, जो कि ऑलरेडी पैसिव था। ये जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी पैसिव है, तो जो चीज ऑलरेडी पैसिव है उसको पैसिव ही रहने देंगे, उसको क्यों चेंज करेंगे? सिंपल सा बात है। अच्छा, वॉज डिवाइडेड का ऐसे भी पैसिव या एक्टिव कुछ भी हैज बीन से तो कनेक्टेड होगा नहीं, ये तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है भाई। सिंपल पास्ट का, अगर सिंपल पास्ट का एक्टिव भी करोगे, अगर ये पैसिव लिखा हुआ है वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3, ये सिंपल पास्ट का पैसिव होता है। अगर इसका एक्टिव भी करोगे तो V2 आएगा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। अब ये दोनों में से क्या होगा? अब सर यहाँ पर डिवाइडेड लिख रखा है, यहाँ पर वॉज डिवाइडेड लिख रखा है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए? तो मीनिंग सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। कंट्री खुद डिवाइड नहीं किया होगा, कंट्री खुद डिवाइड हुआ होगा। कंट्री यहाँ पर किसी एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, कंट्री डिवाइड नहीं कर रहा है, कंट्री खुद डिवाइड हो रहा है। सो जब डूअर, हमारा जो डूअर होता है ना, वो जब जो हमारा सब्जेक्ट हो वो एक्शन का डूअर होता है ना, जब तो वो सेंटेंस एक्टिव होता है। अगर कंट्री डिवाइड कर रहा होता तो ये ऑप्शन शायद सही हो जाता है, लेकिन कंट्री खुद डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो कंट्री जो मेरा सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, तो ये वॉज डिवाइडेड ही बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। मतलब आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर 3। आंसर क्या निकलेगा? ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही है।
और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, और थोड़ा सा आपके अंदर लॉजिक होना चाहिए बस। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है भाई, क्या लिखा हुआ है। द ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड एज द मेन डैश विच आर बिल्ट इनटू कंप्यूटर चिप्स। कंपोनेंट्स 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 कंपोनेंट्स, ये वाला स्पेलिंग सही है, बाकी गलत है, आपको पता ही है। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। कंपोनेंट होगा 1 नंबर स्पेलिंग। चलिए अगला क्या लिख रखा है। अगला इन्होंने लिख रखा है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, सेलेक्ट द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करना है। टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड, टेक्नोलॉजी ने रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे, और उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ्स वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। ठीक, क्या होना चाहिए हमारा। फर्स्ट सेंटेंस सोचो या पेयर सोचो, मैं हमेशा ऐसे ही बताता हूँ ना, या तो फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करो या पेयर फाइंड आउट करो, दोनों में से एक काम करो, आंसर मिल जाता है तुरंत। कुछ भी कनेक्ट करने का कोशिश करो। क्या कनेक्ट हो सकता है यहाँ पर। क्या आर से सेंटेंस शुरू हो सकता है सर। हो सकता है, दो जगह आर से हुआ है। पी से हो सकता है, हाँ सर पी से भी हो सकता है। ओ से हो सकता है क्या सर शुरू, एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ्स, ये भी हो सकता है। तो कहीं से भी शुरू हो सकता है। शुरू होने का यहाँ पर कोई समझ नहीं आ रहा है, एंड होने का कोई समझ नहीं आ रहा है, पेयर खोजो। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने जो रिवोल्यूशनाइज किया है, रिवोल्यूशनाइज का मतलब चेंज लाया है, बदलाव लाया है, तो चेंज किसी चीज में तो लाया होगा। किस चीज में चेंज लाया ये जरा पता लगाओ। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड व्हाट, रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट। ये जो वर्ब है, ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा जिसको उसने रिवोल्यूशनाइज किया है। किस चीज को रिवोल्यूशनाइज किया है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ्स को क्या किया है, रिवोल्यूशनाइज किया है, चेंज किया है। पी का कनेक्शन ओ के साथ बैठ रहा है, पी और ओ को कनेक्ट करो। पी और ओ यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, हटा दो। पी और ओ यहाँ पर कनेक्टेड है, हो सकता है। पी और ओ यहाँ पर भी कनेक्टेड है, हो सकता है। यहाँ पर पी ओ कनेक्टेड नहीं है, हटा दो। ये दोनों ऑप्शन में से एक आंसर बनेगा। अब 2 और 3 को पढ़कर चेक करो। 2 में लिखा हुआ है आर पी ओ क्यू, क्या आर से शुरू करें, वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ्स एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे। क्या वे, किस चीज का वे, ये सेंटेंस क्लियर नहीं है। आंसर क्या निकलेगा 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शुरू होगा टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ्स, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म, और इसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया द वे, किस चीज के वे को, कम्युनिकेट और कनेक्ट करने के वे को भी ट्रांसफॉर्म किया। बिल्कुल लॉजिकल बन गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत आंसर हो जाएगा। पेयर बनाओ, फर्स्ट सेंटेंस बनाओ, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आएगा 3। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, जो ब्रैकेट वर्ड है, और फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल भी कर देना है। द डैश टू द वेन्यू वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल लाइट्स एग्जिस्ट। यहाँ पर एग्जिट लिखा हुआ है, मतलब ऐसा वर्ड लगाना है यहाँ पे जो इसका एंटोनिम भी हो और इसको फिल भी कर दे। एग्जिट का एंटोनिम क्या होता है, एंट्री होगा। भाई इतना भी इजी क्वेश्चन क्या ही बोले, अब एंट्री होगा। द एंट्री टू द वेन्यू वॉज डेकोरेटेड, और एंट्री को सजाया गया। ऑप्शन निकलेगा 3। बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है यार, आगे आ जाओ, इस सब पर टाइम क्या ही वेस्ट करना। केयर अ हैंग, केयर अ हैंग का मतलब क्या होता है, केयर अ हैंग का मतलब क्या होता है। केयर अ हैंग इडियम का आपको मतलब बताना है। सब कोई सोचो एक बार। हाँ जी, केयर हैंग का आपको मतलब बताना है। केयर हैंग इडियम का क्या मतलब होता है, केयर हैंग का मतलब होता है शोइंग नो इंटरेस्ट, किसी चीज के प्रति दिलचस्पी ना दिखाना। इंपॉर्टेंट इडियम है, ध्यान रखना है, किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट या दिलचस्पी ना दिखाना। ऑप्शन 4। अच्छा, इसको भी अरेंज करना है, अरेंज ही करना है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस। अच्छा, पैसिव वॉइस करना है। चलो, द कंपनी विल लॉन्च, ध्यान से देखो, विल लॉन्च लिखा है। किसी भी मॉडल के साथ बेस फॉर्म आता है, आपको कई बार समझा चुके हैं। आप V1 भी कह सकते हैं, बट एक्चुअलिटी बेस फॉर्म होता है। और इसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो मॉडल के साथ, वही मॉडल के साथ बी का यूज होता है, साथ में V3। तो विल लॉन्च किस में चेंज हो जाएगा, विल बी लॉन्च्ड में। विल बी लॉन्च्ड वाला ऑप्शन खोजो, इसमें है विल बी लॉन्च्ड, इसमें वर बी लॉन्च्ड हो गया, गलत हो गया। इसमें वॉज लॉन्च्ड हो गया, गलत हो गया। इसमें विल हैव बीन लॉन्च्ड हो गया, ये तो परफेक्ट स्ट्रक्चर ही आएगा नहीं। आंसर क्या है भाई, 1 नंबर, विल बी लॉन्च्ड। कितना जल्दी आंसर निकला यार। वर्ब को टारगेट करोगे आंसर तुरंत निकलेगा, ठीक है। ट्राई टू टारगेट द वर्ब, जब भी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन बनाओ वर्ब को टारगेट करो। मैकेनिकल, मैकेनिकल का क्या बताना है, एंटोनिम। मैकेनिकल मतलब मशीन से काम होता है, ठीक है।
अच्छा, सरोगेट का मतलब क्या हो जाता है? सरोगेट, ऑटोमाइज्ड, यील्डिंग, मैनुअल, सबका मतलब बताओ जल्दी से। सरोगेट का मतलब होता है किसी चीज को रिप्लेस करना, किसी किसी का जगह ले लेना, ये से मतलब नहीं। ऑटोमेटाइज तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कहीं ना कहीं, हमको तो एंटोनिम चाहिए। यील्डिंग का मतलब होता है, यील्डिंग का मतलब होता है कोई चीज को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना, उत्पादन करना। यील्ड का एक और मतलब होता है सरेंडर वाला। यील्ड का एक और मतलब होता है सरेंडर वाला, सरेंडर कर देना, ये भी मतलब होता है। दोनों ही मतलब होता है यील्ड का, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा मैनुअल, हाथ से काम करना। एक में मशीन से काम करना, एक में हाथ से काम करना, मैनुअल आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है आपको। अप्रोप्रिएट मीनिंग, अप्रोप्रिएट मीनिंग बोल दिया मतलब आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। चलिए, सोलोमन्स रेपुटेशन एज एन अकाउंटेंट इज टेंटलेस। अगर आप किसी चीज को टेंट करते हैं, अगर आप किसी चीज को टेंट करते हैं, तो टेंट करने का मतलब होता है किसी चीज को इम्प्योर कर देना, किसी चीज में मिलावट कर देना। किसी चीज को टेंट कर देना मतलब मिलावट कर देना, और टेंट लेस है मतलब उसमें मिलावट नहीं है। मिलावट नहीं है इसका मतलब फ्लॉड का मतलब होता है फॉल्टी, जो चीज गलत है, मतलब डिफेक्टिव है, फॉल्टी है, उसमें कुछ खामी है, तो ये आंसर बनेगा नहीं। आपको तो सिनोनिम चाहिए, तो उसका सॉरी टेंटलेस, ये तो उसका एंटोनिम हो जाएगा ना। टेंटलेस मतलब कोई गलती नहीं है, एकदम प्योर है। टेंटलेस मतलब क्या है? एकदम प्योर है, उसमें कोई कमी नहीं है, तो ये तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। हमको सिनोनिम चाहिए। अच्छा, फॉल्टलेस इसका आंसर बन सकता है, क्योंकि टेंटलेस का मतलब फॉल्टलेस हो सकता है, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो। डबियस का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, कोई गलत तरीका, कोई गलत चीज, डबियस, डिसऑनेस्ट। डबियस का मतलब डाउटफुल भी होता है, जिसमें संदेह हो, ये भी होता है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो चीज कंसिस्टेंट नहीं है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, लगातार नहीं है, तो इजी वर्ड है। ठीक है, आंसर क्या निकलेगा? फॉल्टलेस आपका बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन। टेंटलेस है मतलब फॉल्टलेस है, कोई उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, एकदम प्योर रिपोर्टेशन है उसका। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। बताना है कि किस पार्ट पे आपको एरर है। माई सिस्टर, जिसका नाम जूलियट है, ठीक है, गॉट मैरिड एज हर वॉज 23। देखो यार, जब वो 23 साल की थी, वॉज वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। एज शी वॉज, व्हेन शी वॉज 23, जब वो 23 साल की थी, वहां सी होना चाहिए। कितना सिंपल सा एरर है, मतलब इस पार्ट में ही गड़बड़ है, कुल मिला के इसी पार्ट में गड़बड़ है, एज हर में ही गड़बड़ है। समझ रहे ना बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू अ एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट। मतलब एक शॉर्ट सेक्शन लगाया जाता है बुक्स में, दैट लीड्स टू अ और एक्सप्लेन्स द मेन पार्ट, जो मेन पार्ट से पहले लगाया जाता है। जैसे बुक शुरू होने से पहले, बुक शुरू होने से पहले बुक की शुरुआत में एक सेक्शन रहता है जिसको आप प्रीफेस की तरह पढ़ते हैं, प्रीफेस, है ना? तो वो कौन सा वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इसमें से क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो फोर वर्ड आएगा, क्योंकि पहले आ रहा है। फोर का मतलब क्या होता है? पहले आना। और फॉरवर्ड वो वर्ड है जो कि पहले आएगा, क्योंकि कंक्लूजन लास्ट पे आता है। पोस्ट स्क्रिप्ट भी लास्ट में आता है, क्योंकि पोस्ट का मतलब बाद में होता है, पोस्ट का मतलब बाद में होता है, और प्री का मतलब पहले होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और पैराफ्रेजिंग तो रिप्लेस करके किया जाता है, मतलब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं, मतलब किसी पैराग्राफ को पढ़ के अपनी भाषा में लिखते हैं। ठीक है, उसको पढ़ के अपनी भाषा में लिखते हैं। इसको ऐसे लिख लो, टू एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स। आपने किसी चीज को पढ़ा और उसको अपनी भाषा में लिख दिया, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग करना, है ना? उसको शॉर्ट करके अपनी भाषा में लिख दिया, सेम टू सेम समरी फॉर्म में छाप दिया, उसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग करना, समराइज करना। ये भी नहीं होगा। आंसर क्या निकलेगा? फॉरवर्ड। मेरा आपसे सवाल है, एक वर्ड होता है प्रोलॉग, इसका मीनिंग भी तो यही होता है सर। वो भी तो, प्रोलॉग भी तो सेंटेंस के किसी बुक के शुरुआत में होता है, और उसके बुक के बारे में आगे क्या क्या इंट्रोडक्शन देता है। तो प्रोलॉग और फॉरवर्ड में क्या फर्क है सर? अगर यहाँ प्रोलॉग भी लिखा होता तो आप क्या ऑप्शन लगाते? फॉरवर्ड लगाते कि प्रोलॉग लगाते? तो दोनों में एक डिफरेंस होता है, समझ के चलिएगा। फॉरवर्ड और फॉरवर्ड में और प्रोलॉग में डिफरेंस होता है। दोनों ही बुक के शुरू में आते हैं, किसी राइटिंग के शुरू में आते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि जो प्रोलॉग होता है ना, वो राइटर खुद लिखता है, बाय द राइटर। ये राइटर का अपना अपना लिखा हुआ चीज होता है, ये राइटर खुद लिखता है। लेकिन फॉरवर्ड जो होता है ना, फॉरवर्ड कोई और लिखता है, बाई समबडी एल्स, बाई समबडी एल्स। एस बी का मतलब है समबडी, ये किसी और के द्वारा लिखा जाता है। मतलब किसी एक्सपर्ट, किसी ने कोई किताब लिखा
और किसी दूसरे एक्सपर्ट से उस बुक का फॉरवर्डिंग कराया तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड। लेकिन वो बंदा अगर खुद ही लिख रहा है बुक के शुरू में कुछ बारे में, बुक के बारे में, तो वो प्रोलॉग हो जाता है। खुद का लिखना प्रोलॉग है और किसी और के द्वारा लिखवाना फॉरवर्ड होता है। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होता है एपिलॉग, जो लास्ट में फाइनल कंक्लूडिंग पार्ट लिखा जाता है। बुक के लास्ट में एक पीस ऑफ राइटिंग लिखा जाता है जो बुक का कंक्लूजन बताते हैं कि आपने उसमें क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो वो होता है आपका एपिलॉग। ठीक है, वो होता है एपिलॉग। आ जाइए अगले। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली कौन है? वर्मिनस। वर्मिनस सही लिखा हुआ है, वर्मिन से बना है। मतलब इन्फेस्टेड विथ, इसका मतलब क्या हो गया? इन्फेस्टेड विथ, इन्फेस्टेड विथ मतलब भरा हुआ है। इन्फेस्टेड विथ का मतलब है भरा हुआ है। किससे? वर्मिन से। वर्मिन मतलब क्या होता है? छोटे मोटे आपके रोडेंट्स वगैरह, चूहे वगैरह। ठीक है। वोमिटस रिलेटेड टू वोमिटिंग, रिलेटेड टू वोमिटिंग, आपको वोमिट टाइप फील हो रहा है। ठीक है। वॉलुप्टस मतलब क्या होता है सर? ये भी स्पेलिंग सही है, ये भी सही है। वॉलुप्टस मतलब होता है जिसका बॉडी बड़ा अट्रैक्टिव होता है, वेरी अट्रैक्टिव, और बहुत ही कर्वी बॉडी होता है। मतलब उसका बॉडी का कटिंग बहुत अच्छा है जो कि बड़ा अट्रैक्टिव है, उसको बोलते हैं वॉलुप्टस। वेरीफिएबिलिटी, इसका स्पेलिंग भी सही है, गलत स्पेलिंग यही है। ठीक है, वेरीफिएबिलिटी का स्पेलिंग गलत है। वेरीफिएबल, ठीक है, ये स्पेलिंग आपका गलत है, ध्यान रखना है आपको इस बात को। क्या स्पेलिंग होता है भाई? ये स्पेलिंग होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेरीफिएबिलिटी का स्पेलिंग ये होता है, VERIFIA होता है, फिर BILITY होता है। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ये स्पेलिंग आपका सही होता है, गलत लिखा हुआ है। आते हैं अगले। मायरा हैज द एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। अंडरलाइंड वर्ड को एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट, ये गलत नहीं है, लेकिन इसको और कौन सा वर्ड सब्सटीट्यूट करके लिख सकता है इसमें से? एबिलिटी का सिनोनिम यहाँ पर कुल मिला के आपको एबिलिटी का सिनोनिम लगाना, और एबिलिटी का सिनोनिम आपका एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड का मतलब ये एबिलिटी होता है। एटीट्यूड नहीं होगा, अल्टीट्यूड, सॉरी अल्टीट्यूड हाइट होता है, ये होगा नहीं। अस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? अस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर, बुद्धिमान। लेकिन यहाँ पर आपका एबिलिटी और स्किल का बात किया है, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड लगाओगे? एप्टीट्यूड लगाओगे। एप्टीट्यूड फॉर, एबिलिटी फॉर, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? चॉइस बिटवीन टू अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव्स। जब दो अनसेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव, दो ऑप्शन हो और आप सिलेक्ट ना कर पाए, क्या करें? वो होता है मजेदार में फंस जाते हैं, डिलेमा होता है। प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूजन नहीं, डिफिकल्टी नहीं, उसको डिलेमा कहते हैं। जब आप दो ऑप्शन में फंस जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था, डिलेमा होगा। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड, गिवन ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन कंटेन एन एरर। अंडरलाइन पार्ट में एरर हो सकता है, आपको एरर बताना। द सुपरमार्केट इज ओपन फ्रॉम 10 AM स्टिल 10 PM। फ्रॉम के साथ हमेशा टू का पेयरिंग होता है या टिल का होता है, स्टिल का कभी नहीं होता है, क्योंकि टाइम सेंस में बात कर रहे हैं, टाइम के लिए स्टिल नहीं लगाएंगे, टू या टिल लगाएंगे, फ्रॉम से टू। ठीक है ना? तो जो गलती कुल मिला के इसी पार्ट में, या तो टिल लिखो या टू लिखो। ठीक है, और वही अगर यहाँ पर बिटवीन लिखा होता, बिटवीन 10 AM डैश 10 PM लिखा होता, तब आप पता है क्या लगाते? ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत लोग यहाँ पर भी टू लगा देते हैं भाई, ध्यान रखना। बिटवीन के साथ हमेशा कौन सा प्रपोजिशन, सॉरी कौन सा कंजंक्शन यूज होता है? हमेशा एंड का यूज होता है। बिटवीन 10 AM एंड 10 PM ये एंड लगता है। फ्रॉम लिखा हुआ है तो टू या टिल लगेगा। इस पार्ट पे एरर है आपका, 4 पे एरर है। ठीक है, आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कुछ कहता है, क्या कहता है भाई? टू टेल अदर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ओ, नीचे सारा ईडियम्स दिया हुआ है, मतलब इस अंडरलाइन सेगमेंट की जगह पे आपको ईडियम यूज करना, सीक्रेट बता देना है ना। सीक्रेट बताने के लिए तो स्पिल द बीन्स यूज होता है, ईडियम आपको मैंने कई बार बताया, स्पिल द बीन्स यूज होता है, सिंपल सा बात है। ये ईडियम्स में यूज होते हैं सीक्रेट के लिए, ये यूज होता है स्पिल द बीन्स। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, वो जो ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है और सेंटेंस को फिल भी करना है। द मीडिया दीज डेज कंस्ट्रक्टेड मिसलीडिंग नैरेटिव्स। मिसलीडिंग का मतलब होता है फॉल्स, फेक, फॉल्स या फेक। सिंसियर होगा नहीं, ट्रू होगा नहीं। कैंडिड का भी मतलब होता है ऑनेस्ट, ट्रू ये भी नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा? मेंडेशियस, क्योंकि तुम देख लो बाकी तीनों वर्ड पॉजिटिव सेंस में यूज हुए हैं, वो इसके सिनोनिम हो नहीं सकते। वो नेगेटिव वर्ड है तो उसका सिनोनिम भी नेगेटिव वर्ड ही होगा।
ये तीनों वर्ड्स आपके एलिमिनेट हो गए, आंसर मेंडेशियस ही बनेगा। भले आपको मेंडेशियस का मतलब पहले से पता था या नहीं पता था, लेकिन फिर भी आप अपने लॉजिक से आंसर लगा सकते हो। क्वेश्चन बनाना बड़ा बात नहीं है, अप्रोच कैसे लगाना है क्वेश्चन में वो सीखो, ठीक है, वो बड़ा बात नहीं है, अप्रोच कैसे लगाना है ये सीखो। और मेंडेशियस का भी मतलब फॉल्स होता है, फेक होता है, यह बात आपको ध्यान रखना। आंसर बनेगा 4। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स वर वंडर स्ट्रक, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रक बाई वंडर मतलब हैरान हो गए, बाई द डैश ऑफ द कॉइन, बाई द वेट, बाई द वाइट, बाई द वाइड, बाई द वेट। देखो यहाँ पर द लिख रखा है, थोड़ा लॉजिक लगाया करो। द क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल्स के साथ हमेशा क्या यूज होता है, या आर्टिकल्स किसके साथ यूज होते हैं? आर्टिकल्स हमेशा नाउन्स के साथ यूज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आने वाला वर्ड नाउन होगा। वाइड नाउन होता नहीं है, वाइड तो किसी चीज को चौड़ाई बता रहा है, वाइड एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, क्योंकि किसी का क्वालिटी बता रहा है, कोई चीज का साइज क्या है, ये होगा नहीं। वेट वर्ब की तरह यूज होता है बेसिकली, ये होगा नहीं। वाइड नाउन भी हो सकता है, कलर का नाम है, और एडजेक्टिव भी हो सकता है। और वेट, अब तुम वाइट ऑफ द कॉइन से हैरान हो जाओगे कि वेट ऑफ द कॉइन से? ऑब्वियसली वाइट ऑफ द कॉइन से क्यों आप वंडर स्ट्रक होंगे, जरूर वो कॉइन भारी होगा, कुछ ऐसा होगा, तभी तो आप हैरान हुए होंगे। तो ये भी नहीं होगा आंसर। लॉजिकली आपका आंसर क्या बनेगा? वेट बनेगा, WEIGST। और वेट आपका क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है, वेट नाउन होता है, वजन। इवैल्यूएट का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। इवैल्यूएट का मतलब होता है किसी चीज को कैलकुलेट करना, एसेस करना। आंसर क्या निकलेगा? एसेस। मिस जज मतलब गलत जज कर लेना। यूनिटी मतलब आप जानते ही हो, एकता। और मिसकोट का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से किसी चीज को लिखना या बताना। मिसकोट करने का भी मतलब वही होता है, कोई गलत इंफॉर्मेशन पास करना है, गलत तरीके से बताना, मिसकोट कर दिया आपने, ठीक है ना। आंसर क्या निकलेगा? एसेस। एसेस करना, इवैल्यूएट करना, उसको मेजर करना है ना, एनालिसिस करना। सब्स्टिट्यूट द प्लेस ऑफ ब्रैकेट वर्ड, जो ब्रैकेट वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर पाए, ठीक है। दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। दे कुड ऑलवेज स्टे, दे कुड हैड बेटर स्टे। देखो हैड बेटर जो होता है ना, ये खुद ही एक, क्या बोले इसको, ये खुद ही एक मॉडल फ्रेज है। इसका मतलब आप किसी चीज को प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर खुद कुड लिखा हुआ है, ये भी मॉडल है। और हैड बेटर, हैड सूनर आपने सुना होगा, हैड बेटर, हैड सूनर, वुड रादर, वुड सूनर, ये भी मॉडल फ्रेज है। दो तो मॉडल एक साथ आके क्या करेगा? मीनिंगलेस होगा। और एक चीज गौर करो तुम, आगे और लिखा हुआ है, ये दिमाग काम करता है। नॉट ओनली के साथ तो बट ऑल्सो आता है, नीदर के साथ नॉर आता है, इसलिए दोनों ऑप्शन होगा नहीं। आंसर क्या निकलेगा? इधर, क्योंकि इधर के साथ क्या आता है? कॉमन, उसका कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है? और होता है। तो यहाँ पर इधर ही आ सकता है बस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? और आगे क्लोज टेस्ट है, आगे क्लोज टेस्ट है, ठीक है, आगे क्लोज टेस्ट है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं पहले। एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड-19 द क्विक टैस्ट टू डिजिटल ट्रेनिंग। पहले हम लोग थोड़ा सा क्लोज टेस्ट को हमेशा पढ़ा करते हैं, हमारा पुराना तरीका पुश्तैनी भाई, हम लोग पहले थोड़ा पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं, क्योंकि समझ में ही तो आना चाहिए बात क्या हो रहा है। तो पहले तुम यहाँ तक पढ़ो, पहले फुल स्टॉप तक। As a result of COVID-19, the quick dash to digital training has exposed the hazards of students, disengagement, and the resulting consequences of lower student performance across dash courses. तो डिजिटल ट्रेनिंग का डैश हुआ, कोविड में सब चीज ऑनलाइन हो गया है ना। द क्विक डैश टू डिजिटल ट्रेनिंग, द क्विक एंड या ट्रांजिशन या सेट या स्टैग्नेशन। तो हम लोग कहीं ना कहीं हमारा जो मेथड था वो ट्रांसफॉर्म हो गया और डिजिटल हो गया, क्योंकि घर से तो बाहर निकलना नहीं था। और ट्रांसफॉर्म होने के सेंस में यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा? ट्रांजिशन यूज होगा। एंड नहीं हुआ वो चीज, सेट नहीं हुआ, ठीक है ना। स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब तो रुक जाना होता है, स्टैटिक होना होता है। स्टैग्नेंट हो जाना, स्टैटिक हो जाना, फिक्स। जबकि वो ट्रांसफॉर्म हुआ, डिजिटल ट्रेनिंग हो गया, तो वो कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव डाला बच्चों पे, परफॉर्मेंस पे, अक्रॉस डैश कोर्सेज, अक्रॉस न्यूमरस कोर्सेज, फ्यूअर कोर्सेज, पर्टिकुलर कोर्सेज या लिमिटेड कोर्सेज। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कोर्सेज पर इफेक्ट डाला होगा ना। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एक आध कोर्स पर इफेक्ट डालता तो बात ही क्यों उठता? बहुत सारी चीजों को हार्म किया होगा, इसलिए तो बात उठा। क्या होना चाहिए? न्यूमरस। फ्यूअर नहीं होगा, फ्यूअर का मतलब होता है ना के बराबर, ऐसा नहीं हो सकता। पर्टिकुलर नहीं होगा, लिमिट नहीं होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? द लेटेस्ट डैश हैज अल्टर्ड द एजुकेशन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। न्यू अप्रोचेस एंड इंप्रूवमेंट्स इन द सोसाइटी सिस्टम आर अर्जेंटली रिक्वायर्ड कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड। द स्ट्रेटेजी मेक्स एक्सरबेट existing inequality disparities। तो क्या होना चाहिए भाई? द लेटेस्ट डैश हैज अल्टर्ड, दैट लेटेस्ट लोकल एंडेमिक, एपिडेमिक या पेंडेमिक। देखो कोविड एक पेंडेमिक है, तुमको पता होना चाहिए, लोकल नहीं है। यहाँ पर बात कर रहा है ये अल्टर्ड किसने किया एजुकेशन को?
जब कोविड आया तो कोविड एक पैंडेमिक था। अच्छा, यहाँ पर एंडेमिक लिखा हुआ है, एक बार एपिडेमिक लिखा हुआ है, एक बार पैंडेमिक लिखा हुआ है, समझना बात। एंडेमिक जो होता है ना, ये भी बीमारी है, लेकिन ये कुछ लोगों तक लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड। जब कोई बीमारी एक पर्टिकुलर रीजन तक लिमिटेड होता है, जैसे इंडिया में एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई बीमारी आ गया, तो उसको आप एंडेमिक कह सकते हैं। एपिडेमिक उससे बड़ा रूप। मान लो पूरे किसी एक कंट्री में, किसी एक पूरी कंट्री में कोई बीमारी फैल गया थोड़ा सा बड़े एरिया में, वो एपिडेमिक हो जाएगा। मान लो इंडिया में ही कोई पूरा बीमारी फैल गया, वैसे भगवान करे ऐसा कभी ना हो, बट ऐसा मान लो हो गया कि पूरे देश में बीमारी फैल गया, तो वो एपिडेमिक हो जाएगा। और पैंडेमिक जो होता है ना, ये पैन का मतलब ये होता है ऑल ओवर, ग्लोबली जो चीज होता है ना वो पैन होता है। पैंडेमिक पूरी दुनिया में, तो कोविड तो हर जगह फैला भाई, तो ये पैंडेमिक है। ऑप्शन क्या आएगा? 4। डिजिटल डिवाइड इस स्ट्रैटेजी ने और एक्सासर्बेट कर दिया, मतलब और वर्स कर दिया। एक्सासर्बेट करने का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग, टू वर्जन समथिंग, किसी चीज को और खराब कर देना। एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी ऑलरेडी था। डिस्पैरिटीज मतलब इनइक्वालिटी। मोर देन 500 मिलियन स्टूडेंट एट वेरियस लेवल अराउंड द वर्ल्ड वेर फोर्स्ड टू डैश देयर स्टडीज, उनको अपनी स्टडीज को डैश करना पड़ा। सस्पेंड, रिज्यूम, रीओपन, कैरी ऑन। बात नेगेटिव सेंस में हो रहा है, कैरी ऑन होगा नहीं, रीओपन होगा नहीं, रिज्यूम का मतलब रीस्टार्ट होता है, ये होगा नहीं, क्योंकि बात हो रहा है नेगेटिव सेंस में। आंसर क्या लगेगा? सस्पेंड करना पड़ा, अपनी स्टडी को रोकना पड़ा। है ना, सस्पेंड देयर स्टडीज, दीज चेंजेस हैव कॉज्ड एंड विल कंटिन्यू टू कॉज सम इनकन्वीनियंस, ठीक है भाई, बट दे विल also foster innovation and future reforms behind this inside the education system. During the global COVID-19 pandemic, the pile-on effect of the coronavirus can have long-term consequences for schooling, notably for the most vulnerable. Children dash basic core learning, means reading, math, languages, was weak to begin with, face a significant risk of regression. तो कहीं ना कहीं जो बच्चे बड़े वीक हैं, जिनका डैश वीक, तो वो बहुत परेशान हो गए इन चीजों से, है ना, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। चिल्ड्रेन विच whom देखो, सबसे पहला बात तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन का बात हो रहा है, कहाँ गया? चिल्ड्रेन का बात हो रहा है। चिल्ड्रेन तो ह्यूमन बींग है, HB का मतलब है ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के लिए हम लोग विच का यूज नहीं करते, या तो हु का करते हैं, हुम का करते हैं, हुज का करते हैं। आपको पता है कि आगे लिखा हुआ है डैश बेसिक, बेसिक लिखा हुआ है, बेसिक एक नाउन। तो यहाँ पर हु लगाएं कि हुम लगाएं कि हुज लगाएं? देखो, हु सब्जेक्ट होता है, ध्यान से समझो, हु सब्जेक्ट होता है, हुम उसका ऑब्जेक्ट होता है, और जो हुज होता है ना, ये पोजीशन को दिखाता है। पोजीशन हमेशा किस पर दिखाया जाता है? किसी नाउन पे। तो ब्लैंक के आगे अगर नाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ओनरशिप दिखाना है, पोजीशन दिखाना है। जैसे द मैन हु कार होगा कि हुम कार होगा? तुम ही बता दो कि हुज कार होगा, क्या होना चाहिए? क्या हु कार का कोई मीनिंग बनेगा? कभी नहीं सर। क्या हुम कार का कोई मीनिंग बनेगा? कभी नहीं। क्या होगा? हुज कार, क्योंकि पोजीशन दिखाना है कार पे। तो वैसे ही चिल्ड्रन जिसका बेसिक खराब है, हु बेसिक या हुम बेसिक नहीं, हुज बेसिक आर वीक, हुज बेसिक वाज वीक, जिसका बेसिक खराब था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? हुज, क्योंकि आगे नाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में याद रखना, अगर आगे नाउन हो तो फिर वहां पर पॉसेसिव केस यूज होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात। आंसर क्या निकलेगा? हुज। अगला क्वेश्चन तो अच्छा हो गया। तो ये था आज का एनालिसिस, बड़ा ही इजी पेपर था। आपको अच्छे से अप्रोच देखना है, सीखना है, फिर आपको अगले क्लास नए एनालिसिस के साथ आपके सामने पेश करेंगे, एक नया सा स्लाइड, ठीक है, एक नया सा क्वेश्चन पेपर, सॉरी स्लाइड बोल दिए। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को जरूर से आपको शेयर करना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, अगर आपको फायदा हो रहा है तो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।